हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम अभिप्रेरणा से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में अभिप्रेरणा से रिलेटेड 50 बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक ऐसे आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो जब थ्योरी में आपको बताया गया था कि अभिप्रेरणा होता क्या है, अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या किसी निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसे आंतरिक बल से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम है। अभिप्रेरणा के कितने संघटक बताए गए थे? 4 संघटक। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रोत्साहन, चालन, आवश्यकता। ये होगा नहीं क्योंकि सबसे पहला जो है वह आवश्यकता होता है। प्रत्येक प्राणी की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो अभिप्रेरणा कहाँ से शुरू होती है? इसके संघटक कहाँ से शुरू होते हैं? आवश्यकता से। तो सबसे पहले जिसमें आवश्यकता है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देखिए। बी भी नहीं होगा, सी और डी दोनों में आवश्यकता है। आवश्यकता के बाद क्या आता है? आवश्यकता के बाद आता है चालन, उसके बाद प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन और लास्ट में होता है प्रेरक या अभिप्रेरक। प्रोत्साहन को उद्दीपक भी कहते हैं और चालन को अंतर्नोद भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा एक वैज्ञानिक विचारधारा है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, स्वाभाविक विचारधारा है या भौतिकवादी वस्तु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिप्रेरणा क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, प्रेरित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ समान रूप से अंतःक्रिया करने। तो इसके लिए तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, ये नहीं होगा। बी, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने। ये भी राइट है क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना। डी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना ही ज़्यादा कोई चीज़ उनको समझ में आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है किसके लिए अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी भी याद करने के लिए किसी चीज़ को अभिप्रेरित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए मैकडुगल, कर्ट लेविन, फ्रायड या स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत बताए गए थे वहाँ पे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बताया गया था, जिसे किसने दिया था? मैकडुगल ने। उनके अनुसार होता क्या है कि कोई भी व्यवहार जो होता है वह मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होने पर ही होता है। मैकडुगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर सी आदत और ऑप्शन नंबर डी नींद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदत। भूख, प्यास और नींद ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो तभी से ये रहते हैं उसमें, जबकि ये जो आदत होती है ये जन्मजात प्रेरक नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रेरक होता है। आदत, जीवन लक्ष्य, रुचि, मनोवृत्ति ये सभी व्यक्तिगत प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सीखने में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है
प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का, शारीरिक संगठन का। तो यहाँ पर पूछा है सीखने पर प्रभाव तो सभी का पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बालक के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव प्रेरणा का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड हैं सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या उपर्युक्त सभी। तो पुरस्कार और दंड क्या होते हैं? पुरस्कार और दंड होते हैं कृत्रिम प्रेरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनको अर्जित प्रेरक भी कह सकते हैं। तो पुरस्कार और दंड ये अर्जित किए जाते हैं और इनको कृत्रिम प्रेरक भी कहते हैं। बल्कि स्वाभाविक प्रेरक कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, विश्राम, इनको जन्मजात प्रेरक भी कहते हैं और ये स्वाभाविक प्रेरक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉट 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 को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। चारों ऑप्शन में से किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा जब अभिप्रेरित होगी, जब कोई व्यक्ति या कोई कक्षा अभिप्रेरित होगी तो अभिप्रेरण से क्या होता है? उस व्यक्ति में या उस कक्षा में निरंतरता आएगी व उसमें जो व्यक्ति या बच्चे होंगे वह चयनात्मक क्रियाएं करेंगे, उनमें उत्सुकता आएगी, जिससे वे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। अगर वह अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, शिक्षण के प्रति रुचि लेंगे और शिक्षण के प्रति उनकी उत्सुकता रहेगी। अभिप्रेरणा की जो विशेषता बताई गई थी वहाँ पर आपको कई सारी विशेषताएं बताई गई थी कि जब अभिप्रेरित हो जाता है कोई व्यक्ति तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, क्या है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरण है या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये जो भूख होता है वह क्या होता है? अंतर्नोद। अंतर्नोद को ही चालक भी कहते हैं। जैसे आवश्यकता तो अभिप्रेरणा का पहला संगठक है। इसके अनुसार होता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं अवश्य होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं जिनके बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। जैसे भोजन, पानी और ले लेते हैं वायु, तो ये क्या हो गई? उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हो गई। और इन्हीं आवश्यकताओं से चालक या अंतर्नोद का जन्म होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से भूख चालक का जन्म हुआ, पानी की आवश्यकता से प्यास चालक का जन्म हुआ। तो यहाँ पे किस चालक का जन्म हुआ है? भूख का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, प्रलोभन पर, संज्ञान पर, आवश्यकता पर। पार्ट फर्स्ट में जब चारों संघटक बताए गए थे तो बताया गए थे कि आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपन ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आवश्यकता जब व्यक्ति को किसी चीज़ की होती है तो उसी से चालक का जन्म होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? चालक या अंतर्नोद? तो अंतर्नोद के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब कोई आवश्यकता होगी तो उसी से फिर अंतर्नोद या चालक का जन्म होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? अब क्या कहा गया यहाँ पर कि जो प्रेरक अभिप्रेरणा है उसका वर्गीकरण कई विद्वानों ने किया है। जैसे अब्राहम मैस्लो, थॉमसन, गैरिट, ऐसे ही कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर किसके अनुसार पूछा गया है? मैस्लो द्वारा। तो मैस्लो ने जो वर्णन किया है कितने भागों में? आपको जो थ्योरी में बताया गया था 4 भागों में। कौन कौन से? जन्मजात, अर्जित और व्यक्तिगत और सामाजिक। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं? सामाजिक दिया है लेकिन व्यक्तिगत नहीं दिया। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर लगाएंगे जन्मजात और अर्जित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जन्मजात एवं स्वाभाविक नहीं दिया था इन्होंने। जैविक और जन्मजात, जैविक भी इन्होंने नहीं दिया था। जैविक जो दिया था वह गैरिट ने दिया था। सामाजिक और कृत्रिम, इसमें कृत्रिम इन्होंने नहीं दिया था। इनका जो 4
वर्गीकरण किया था, इन्होंने किया था जन्मजात, अर्जित, व्यक्तिगत प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा, जिसमें जन्मजात और अर्जित मुख्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है ध्यान का विकेंद्रीकरण, कुसमायोजन, उत्सुकता, दिवा स्वप्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित किया जाता है तो क्या होता है, उसमें उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है और वह जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक कार्य में लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, परिभाषा दी है, किसने दी है ये परिभाषा? आपको बताया गया था राजमार्ग किससे संबंधित है, गुड से, गिलफोर्ड से, स्किनर से या बार्नार्ड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय है, बालकों को कैसे अभिप्रेरित किया जा सकता है? दंड का भय दिखाना, सफलता का पूर्व ज्ञान कराना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, सामर्थ्यानुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी बालक को अभिप्रेरित करना है तो उसे कैसे हम अभिप्रेरित कर सकते हैं? वो जो कार्य कर रहा है उसके जो अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा करके उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। जब उनकी प्रशंसा करेंगे तो उसे खुशी का अनुभव होगा और वह उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा अभिप्रेरित होगा। और ये प्रशंसा करना, बच्चों को पुरस्कार देना, प्रतिष्ठा प्रदान करना, ये किस अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं? अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्णपथ कहा गया है, किसको कहा गया है? संवेग को, अभिप्रेरणा को, शैक्षिक निर्देशन को, किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभिप्रेरणा की विशेषता में बताया गया था कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक, हृदय, पथ प्रदर्शक और सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो यहाँ पर तो हृदय और सीखने का स्वर्णपथ दो ही शब्द दिए हैं। यह सर्वोत्तम राजमार्ग भी है, अधिगम का मुख्य चालक है, हृदय है और पथ प्रदर्शक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है उनको क्या कहते हैं? जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो व्यक्ति जो जन्म के साथ लेकर आता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, तो ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है, किसका है यह कथन? हिलगार्ड का, क्रेंच व क्रंचफील्ड का, वुडवर्थ का या स्किनर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रंच एवं क्रंचफील्ड की जो परिभाषा थी वह क्या थी कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो यहाँ पे क्यों वर्ड है तो किसकी परिभाषा हो गई? क्रंच व क्रंचफील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। क्या होता है यहाँ पर? क्या वर्ड मुख्य है? स्वयं ही। जब अधिगम करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो उसकी यह स्थिति क्या कहलाती है? मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है कि इसमें किसी भी बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है और प्राणी स्वयं ही अपनी इच्छा से कार्य करता है। यहाँ पर क्या वर्ड आया? स्वयं ही, मतलब स्वयं ही उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य में आनंद आता है, राइट है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी राइट है, क्योंकि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन लाती है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, तो अभिप्रेरणा क्या करती है? व्यक्ति को चुनौती भरे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब यहाँ पे कौन सा बचा? वे हमेशा सफल होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वह हमेशा ही सफल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करता है। मोहित डॉट 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 अभिप्रेरित है। किससे अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से? तो अब इसमें समझिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोहित कैसे अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से। पढ़ाना तो वह बाह्य बच्चों को चाहता है, लेकिन वह खुद अपने से उसे अच्छा लगता है। ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है कि उसको खुद पसंद है, स्वयं उसको दूसरे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये उसको क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। और आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण ही वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत कर रहा है, जिससे वह दूसरे बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरित कैसे हो रहा है? क्योंकि उसे स्वयं ही ये चीज़ अच्छी लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। क्या है उपलब्धि अभिप्रेरणा? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? बताया गया था आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कि उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है, तो उसके अनुसार प्राणी क्रिया करने के लिए इसलिए प्रेरित हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे उनमें वह व्यक्ति डटा रहेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए? उपलब्धि चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। क्या अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण करता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करती है कि नए सीखने वाले जो होते हैं उनमें अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैस्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? तो जो मैस्लो का सिद्धांत आपको आवश्यकता या मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का बताया गया था, तो उसमें मैस्लो ने कितने प्रकार की मांगें बताई थी? 5 प्रकार की। पहली थी शारीरिक मांग, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान की मांग और पांचवी और लास्ट थी आत्मसिद्धि की मांग। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है कि सबसे अंत में कौन सी पूरी होती है? तो सम्मान, आत्म यथार्थ, सुरक्षा या सामाजिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट वाली कौन सी थी? आत्मसिद्धि की मांग, उसी को कह सकते हैं आत्म यथार्थता की मांग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि ये जो सामाजिक मांग थी ये तीसरी थी, सुरक्षा की मांग दूसरी मांग है और सम्मान की मांग चौथी मांग है। तो पांचवी कौन सी हुई? आत्म यथार्थता की मांग, और पहली है शारीरिक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्नोद उत्पन्न होता है प्रोत्साहन से, भूख से, प्यास से, आवश्यकता से। तो भोजन की आवश्यकता पर भूख अंतर्नोद उत्पन्न होता है और पानी की आवश्यकता पर प्यास अंतर्नोद उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भूख से उत्पन्न होता है या प्यास से उत्पन्न होता है। ये भूख और प्यास जो है ये क्या है? ये आवश्यकता है। तो अंतर्नोद जो उत्पन्न होता है वह आवश्यकता से उत्पन्न होता है। जो भी व्यक्ति की आवश्यकता होंगी, भूख, प्यास, वायु, तो उन आवश्यकता से क्या उत्पन्न होता है? अंतर्नोद उत्पन्न होता है। अंतर्नोद को ही चालक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अभिप्रेरक को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैविक तथा अर्जित दोनों ही श्रेणियों में रखा है? भूख, नींद, लिंग, प्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो भूख, नींद और प्यास ये तीनों तो जन्मजात अभिप्रेरक हैं। कौन से अभिप्रेरक हैं? जन्मजात अभिप्रेरक हैं। तो यहाँ पे बचा कौन सा? लिंग। इसी को ही कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैविक के अंतर्गत भी रखा है और अर्जित के अंतर्गत भी रखा है। तो जैविक वाला जो वर्गीकरण किया गया था जैविक वाला, किसके द्वारा किया गया था? गैरिट के द्वारा। गैरिट ने 3 भागों में अभिप्रेरणा को बांटा था, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से सीखता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्जित अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक, अन्वेषण अभिप्रेरक या फलकारी अभिप्रेरक। तो जिन अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से सीखता है उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
अर्जित अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत जैसे प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान, ये सभी चीज़ें कहाँ सीखता है व्यक्ति? अपने सामाजिक वातावरण से, शिक्षा से, अपनी मानसिक परिपक्वता से इन सब चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन कमाने की इच्छा को किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाता है? अगर किसी व्यक्ति की धन कमाने की इच्छा है तो उसे किस श्रेणी का अभिप्रेरक माना जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या उसकी इच्छा है? धन कमाने की, बाहर से धन कमाने की उसकी इच्छा है, तो ये क्या माना जाएगा? बाह्य अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः क्या होते हैं? स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु सफलता असफलता पर दंडित करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं, बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो बताया गया था उसमें क्या बताया गया था कि बच्चे जो होते हैं वो इसलिए प्रेरित होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए। तो जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है तो उनके माता पिता प्रायः क्या होते हैं? ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये तो राइट है। बी, वह व्यक्ति कोई शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी राइट है। आवश्यकताओं की संतुष्टि ही करता है अभिप्रेरणा। सी, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह भी राइट है। डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है। ये अभिप्रेरणा के संबंध में उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर नहीं रखता है, बल्कि उसको अभिप्रेरित करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे नहीं मानेंगे, उत्तर की समीक्षा कर छात्र की व्यक्तिगत समझ के लिए शाबाशी देंगे, छात्र की शरारत मानेंगे, आपकी उसकी उपेक्षा करेंगे। तो अगर कोई छात्र है क्लास में, आपने उससे कोई प्रश्न पूछा और वो उसका उत्तर वो चीज़ देता है जो बुक में नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उस छात्र की जो उसने उत्तर दिया है उसकी समीक्षा करेंगे और छात्र की जो व्यक्तिगत समझ है, क्या समझकर उसने उत्तर दिया, उस समझ को शाबाशी देंगे। अगर उसकी उपेक्षा करेंगे तो वह हतोत्साहित होगा और जिससे उसके अधिगम में गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपकी किशोरी पुत्री एक सह शिक्षा कॉलेज में सहभागी है, तो आपका व्यवहार क्या होगा? हठीला, सहानुभूतिपूर्ण, दबंग या प्रेरक? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका? प्रेरक, उसको प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक आदतों के निर्माण में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है? निरंतरता, अभ्यास, पुरस्कार एवं दंड, उपर्युक्त सभी। तो आदतों के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावी भूमिका का निर्माण करता है? निरंतरता भी करती है, अभ्यास भी करेगा, पुरस्कार एवं दंड भी करेगा। अगर गलत आदतों का निर्माण हो रहा है तो उसे दंड देना चाहिए, सही आदतों का निर्माण हो रहा है तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख एक है, भूख क्या है? अर्जित, प्राथमिक, अचेतन या द्वितीयक? भूख एक प्रेरक है। कैसा प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है, प्राथमिक प्रेरक है, अचेतन प्रेरक है या द्वितीयक प्रेरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूख क्या है? जन्मजात प्रेरक है और जन्मजात प्रेरक को ही प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत जैसे भूख, प्यास, काम, विश्राम, प्रेम, क्रोध, ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं और उन्हीं को प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
अब आपको जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत बताए गए थे वहाँ पे आपको अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक बताया गया था, जिसे किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। और ये भी बताया गया था कि जिस सिगमंड फ्रायड है उन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक बल जो दिया है वह अचेतन मन पर दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? अचेतन प्रेरक पर सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मूल प्रवृत्तियों पर किसने किया था? मैकडुगल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख, शारीरिक अंतर्नोद। तो भूख एक चालक है, शारीरिक चालक है, तो ये तो राइट है। यहाँ पे पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बी उपलब्धि प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। सी आक्रामक का प्रेरक, अर्जित प्रेरक। व्यक्ति में जो आक्रामक व्यवहार होता है वह एक अर्जित प्रेरक होता है, ये भी राइट है। क्रोध, संवेग, क्रोध जो होता है ये संवेग होता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उपलब्धि प्रेरक जो होता है यह जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह बच्चे में बाद में आता है। और ये क्या होता है? अर्जित प्रेरक होता है। उपलब्धि प्रेरक को हम जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं? मूल प्रवृत्तियां किसने बताया था? मैकडुगल ने। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताया था? 14, 15, 16, 17। तो ये तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि आवश्यकता का मापन किसने किया था? मरे ने, मैक्सीलैंड ने, एटरकिशन ने या मैकलीलैंड और एटरकिसन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछा है कि उपलब्धि आवश्यकता का मापन किसने दिया था, जबकि उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वह दिया था डेविड सी मैक्सीलैंड ने, लेकिन मापन जो किया था वह किया था मरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रुकती है, क्या कह रहा है कि जैसे ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रुक जाती है तो क्या होता है? व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रुकेगी तो व्यक्ति की जो क्रिया करने की जो क्रिया होगी वह भी रुक जाएगी, और जो उसकी आवश्यकताएं होंगी उस कार्य को करने की वह भी मर जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डॉट डॉट से है, तर्क से, चिंतन से, बोध से या विवेक से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिप्रेरणा का उपलब्धि से वही संबंध होता है जो अधिगम का संबंध बोध से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो, क्या हो? अधिगम अक्षम हो, तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, मतलब अधिगम करने योग्य नहीं हो, अक्षम का मतलब उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानने का प्रयास करेंगी। उसके बाद जब उसकी अक्षमता जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार सीख सकता है, तो उसको उसी प्रकार से सिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी ओर अगर कोई ध्यान नहीं देंगे तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पिछड़ जाएगा। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, केवल एक बच्चे की अतिरिक्त कक्षा भी नहीं ली जा सकती है। और डी है, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। अगर उसकी हम अक्षमता की पहचान बिना किए ही उसको बुद्धिमान बच्चों के साथ भी बैठा देंगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानेंगे, उसके बाद उसकी अक्षमता के अनुसार उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर। डर बच्चों को कभी नहीं दिखाना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा। अभिभावकों का डर दिखाकर, इसमें भी डर है, ये भी नहीं होगा। समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक को किस तरह से छात्रों को प्रेरित करनी चाहिए? तो समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर। समय समय पर बच्चों को उनकी प्रगति से अवगत कराना चाहिए कि वह कितनी प्रगति पर है, कितना नीचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वह किसी छात्र को अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में देना चाहिए? मनोवैज्ञानिक रूपों में, नगद नोटों के रूप में, खेल कलांश में जाने से मुक्त करके, इनमें से कोई भी रूप में नहीं। तो अभिप्रेरणा हेतु जो पुरस्कार दिए जाने चाहिए वह किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोवैज्ञानिक रूपों में। जैसे मनोवैज्ञानिक रूप क्या हैं? प्रशंसा, प्रोत्साहन, सम्मान। तो इन रूपों में बच्चों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? अब थॉमसन के जो अभिप्रेरणा के प्रकार थॉमसन ने बताए थे, आपको बताए गए थे। कितने प्रकार बताए थे थॉमसन ने? 2 प्रकार बताए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से? स्वाभाविक और कृत्रिम। कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं दंड, पुरस्कार, सम्मान, ये सब कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। और जो स्वाभाविक हैं उनके अंतर्गत आते हैं खेलना, कोई सुख प्राप्त करना, भूख, प्यास। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्वाभाविक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है क्या कहलाती है? अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारणा या आदत। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति की वह दशा जो उसे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, यह होता है अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक द्वारा उत्तम गुणों व आदर्शों को ग्रहण करने से बालक में कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? बालक जब उत्तम गुण और आदर्शों को ग्रहण करेगा तो बालक में कौन से गुण उत्पन्न होंगे? चारित्रिक विशेषता, मानसिक विशेषता, अनुशासन की भावना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बालक में अनुशासन की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? बालक में कठिन परिश्रम कराना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। तो कक्षा में बालकों को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बालक में आत्मविश्वास की भावना को विकसित करनी चाहिए जिससे वह हतोत्साहित ना हो बल्कि किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह वाक्य किसका है? किसने कहा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, गैरेट, गैरिसन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह वाक्य ये किसने कहा है? थॉमसन का है यह वाक्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अब मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है बताना है यहाँ पे आपको। मोशन, मोटम, मोटम या मोटिव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लिश में आपको ध्यान देना है। MOTUM इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोटम शब्द से हुई है जिसकी स्पेलिंग होती है MOTUM। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है ये। आदतें, अभिरुचि, आत्मगौरव, अभिवृत्ति। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत अभिप्रेरक क्या बताए गए थे? व्यक्तिगत जो अभिप्रेरणा होती है वह व्यक्तिगत अनुभव द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते थे? आदतें आती थी, अभिरुचि आती थी, अभिवृत्ति आती थी, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, रुचि, मनोवृत्ति। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते थे? व्यक्तिगत अभिप्रेरक के अंतर्गत। यहाँ पर पूछा है कौन सा व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आत्मगौरव जो है ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं है। तो यहाँ पे आत्मगौरव जो होगा ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक नहीं होगा बल्कि जो आदतें, अभिरुचि, अभिवृत्ति ये तीनों ही व्यक्तिगत अभिप्रेरक के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।